तो आज की क्लास में बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, पॉइंट पार्टिकल्स नहीं, मल्टीपल एक्सटेंडेड बॉडीज हो। फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन हमने ले रखा है कंपोजिट सिस्टम का। इसमें कंपोजिट हमने बोला कि जब भी मान लो दो तीन चार ऐसे अगर एक्सटेंडेड बॉडीज का सिस्टम बनाए हम तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम, तो ये भी एक कंपोजिट सिस्टम है। सवाल ये है, देखो इन्होंने बोला है कि एक रिंग है, ये रिंग दिखा रखा है इन्होंने, जिसका मास 3m है, रेडियस 2r है। इन्होंने बोला कि एक दूसरा पार्टिकल है 2m मास का, जो कि इस तरीके से अरेंज किए गए हैं। उन्होंने बोला कि इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है सो दैट कि सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन पर ही लाई करे। जो इनका सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पर ही लाई कर रहा है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, हम क्या करेंगे भाई, रिंग का सेंटर मास तो हमें पता है, रिंग का सेंटर मास का पोजीशन तो हमें पता होता है 2r/पाई। तो पूरे के पूरे रिंग को मैं उसके सेंटर ऑफ मास पर सेंटर्ड मान ही सकता हूँ। देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक एक्स वाई एक्सेस बनाता हूँ, मैं एक एक्स वाई एक्सेस बनाता हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, और इस एक्स वाई एक्सेस पर मैं मान लेता हूँ कि 2m मास यहाँ पर है। और जो रिंग है, रिंग रिंग कहाँ पे सेंटर्ड है, रिंग है 2r/पाई पर। हालांकि इसका अपना रेडियस ही 2r है। तो पहले तो कैलकुलेट करो कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग कितना आएगा। ये आएगा 2 × 2r/पाई। 2r/पाई क्यों, इस रिंग का रेडियस ही 2r है इसलिए। तो ये फाइनली 4r/पाई बनेगा, है ना। और हमें ये भी पता है कि ये जो पोजीशन है वो यहाँ से कहीं इधर आएगा, है ना। तो अब मैं रिंग को रिप्लेस कर रहा हूँ उसके सेंटर ऑफ मास पे प्लेस करके। रिंग का मास कितना था 3m, और ये डिस्टेंस कितना बना, ये डिस्टेंस बना 4r/पाई, 4r/पाई, है ना। अच्छा, ये डिस्टेंस इन्होंने खुद ही बोल रखा है कि ये डिस्टेंस है x के बराबर। तो फाइनली इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने बोला है कि फिगर को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जो कॉम्बिनेशन, जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पर लाई करे। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई करे। तो अगर ओरिजिन पे लाई कर रहा है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, तो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। और मुझे पता है कि एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 के बराबर होगा, है ना। अब ऐसे में मान लेते हैं कि ये m1 है और ये m2 है, तो वैल्यू रखो। तो 0 = m1 कितना है 3m, और x1 कितना है, ध्यान रहे यहाँ x1 पोजीशन होता है, और पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो ये आ जाएगा माइनस का 4r/पाई, प्लस m2 कितना है 2m के बराबर, और उसका पोजीशन क्या है x, डिवाइड बाई 3m प्लस 2m। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा तो जीरो में चला जाएगा, और यहाँ से तो देखो क्या बन जाएगा, 3m इंटू 4r/पाई इक्वल हो जाएगा, एक स्टेप और लिख देता हूँ, प्लस 2m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से m चला गया, और ये 2 से 2 टाइम चला जाएगा। तो ये माइनस का 6r/पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6r/पाई।
तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो 6r/π। इसका मतलब 2m मास को अगर हम ओरिजिन से राइट साइड 6r/π पर रखें, तो ऐसी कंडीशन में जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे ही आ जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, ये PYQ है जे मेंस का, जे मेंस 2019 का। देखो सॉल्व करते हैं इसको। एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पहले रीड करो आप। क्या बोला क्वेश्चन में? इन्होंने बोला है द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वेक्टर RCM ऑफ एन इस वेक्टर के यूनिफॉर्म बार ऑफ नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर इज। ये अरेंजमेंट दिखा रखा है और इन्होंने बोला है कि इस अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जे मीन्स 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये सोचो कि इन्होंने क्या बोला है, यूनिफॉर्म बार। अगर यूनिफॉर्म बार है तो हमें ये पता है कि जो मास होगा वो उनके लेंथ के रेशियो में होगा। मास क्या होगा? उनके लेंथ के रेशियो में। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये वाला जो लेंथ बना, दिस लेंथ इज, दिस लेंथ इज L, और ये लेंथ कितना है? ये भी L है, और ये टोटल लेंथ कितना है? 2L। इस लेंथ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका मास m होगा तो इसका मास m होगा, तो इसका मास 2m होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका लेंथ 2 टाइम्स है इन दोनों के, है ना। दूसरी बात, हम ये भी समझते हैं कि ये वाला जो रॉड है, ये वाला रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल 2L है। ऐसे में इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा L, L। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? L, L। कैसे है? L इधर जाना है और L इधर जाना है, तभी तो इस वाले पॉइंट पे पहुंचोगे, है ना। अच्छा, इस वाली रॉड का अगर सेंटर मास में पूछता तो यहाँ से 2L जाना होता और ऊपर कितना जाना होता? L/2। इसका मतलब इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा ये आएगा 2L, L/2। इसके बाद अगर हम बात करें इस वाली रॉड की, तो इस रॉड का अपना सेंटर मास कहाँ होगा? इधर से 2L और इधर से L/2, तो 2L प्लस L/2। तो इसका जो सेंटर मास का कोऑर्डिनेट बनेगा 2L प्लस L/2 कितना आ जाएगा? 2L प्लस L/2, तो ये 5L/2, तो कितना आ जाएगा? 5L/2, 0। इसका मतलब इस कंपोजिट सिस्टम में हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास 3 मासेस हैं और उनके सेंटर मास हमने देख लिया। एक मास है 2m, दूसरा m, तीसरा m। तो अब एक काम करते हैं, एक XY एक्सिस बनाते हैं, XY एक्सिस सिस्टम बनाते हैं और इसमें मासेस को रख देते हैं। वैसे ये हमने रख रखा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है जिसका मास है 2m और इसका कोऑर्डिनेट है L, L। दूसरा मास कहीं यहाँ रखा है जिस मास का वैल्यू है m और 2L, L/2। तीसरा मास यहाँ रखा हुआ है 5L/2, 0 पे, और ये भी है m। अब हमें वेक्टर RCM निकालना है, तो XCM निकाल लो, YCM निकाल लो और उसके बाद RCM तो आ ही जाएगा। तो देखो XCM निकालते हैं। X पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास,
एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको m1 मानो, इसको m2 मानो, इसको m3 मानो। एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, यही करेंगे। देखो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3 L3, मतलब m3 और x3 डिवाइड बाई टोटल मास कितना है 2m प्लस m प्लस m। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो देखो कितना बन रहा है। m तो हर जगह से कट कर दो, कॉमन लेके, ऊपर बचेगा 2l 2l और 5/2, तो 4l प्लस 5l/2, और पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4 2 8, तो 13l/8 क्या बन जाएगा 13l/8। ये तो आया है एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? एक ही ऑप्शन ऐसा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है, और ये है ऑप्शन नंबर सी। वैसे आप चाहो तो ऑप्शन नंबर सी टिक करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन हमें वाईसीएम भी कैलकुलेट करना है। तो एक बार वाईसीएम कैलकुलेट करते हैं। देखो वाईसीएम क्या होगा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो देखो m1 इंटू वाई वन इधर है, y2 इधर है, और y3 0 है। तो m1 इंटू वाई प्लस m2 इंटू y2 प्लस m3 इंटू y3 डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो गया 4m। एक ही बार में लिख देता हूँ मैं, थोड़ा और आगे जाओ। उसके बाद देखो ऊपर से और नीचे से m कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2l प्लस l/2 डिवाइड बाई 4, तो 2 2 4, 4 1 5, तो 5l/2 डिवाइड बाई 4, तो ये बन जाएगा 5l/8। वाईसीएम कितना आ गया 5l/8। तो अब इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर आरसीएम होता है एक्ससीएम के साथ, एक्स पोजीशन के साथ आई कैप लगा दो, और वाईसीएम के साथ जे कैप लगा दो। तो जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी 13/8l, तो आई कैप में आ जाएगा, प्लस 5/8l जे कैप में आ जाएगा। ये अपना फाइनल आंसर होना चाहिए 5/8। तो ये अपना फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमने कुछ और क्वेश्चन ले रखे हैं, जैसे ये नहीं, ये तो आसान है, इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, इसकी बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ो ध्यान से। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, a thin rod of length 3l is bent at right angle at a distance l from one end। एक थिन रॉड है जिसका लेंथ इन्होंने दे रखा है 3l के बराबर है। लेंथ कितना है 3l के बराबर, उसको राइट एंगल पे बेंड किया गया जहां डिस्टेंस l है वहां से। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अरेंजमेंट। शायद आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं होगा, आप फिर से देख लो एक बार। तो एक थिन रॉड है 3l लेंथ का, 3l लेंथ का, जिसको बेंड किया गया l डिस्टेंस पर। इन्होंने बोला लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर, टेक l इज इक्वल टू 1/1.2 मीटर। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लो एक ये रॉड है, सॉल्यूशन इसका देखो,
ये एक रॉड हुआ करता था, मान लेते हैं ये 3L का है, 3L लेंथ का। इसको इन्होंने क्या किया, L डिस्टेंस पे जाके, L डिस्टेंस पे, यहाँ से L डिस्टेंस पे गए और इसको मोड़ दिया, 90 डिग्री पे बेंड कर दिया। तो देखो कैसा शेप बनेगा। ऐसा कुछ। अरे ऐसा कुछ बन जाएगा ना शेप। इस टाइप से है ना। ये डिस्टेंस कितना है, L, और ये वाला लेंथ कितना है, 2L, क्योंकि टोटल टोटल कितना था, टोटल 3L था। तो देखो इसको एक्स एक्सिस बना दो और इसको वाई एक्सिस। तो बताओ क्या ये वाला जो रॉड है इसका अपना सेंटर मास, अच्छा अगर मैं इसमें मान लो कि, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो L है और इसका लेंथ 2L है, तो इसका मास अगर मैं M मानूंगा तो इसका मास कितना मानना पड़ेगा, 2M के बराबर। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म कोई इस तरीके का अरेंजमेंट है रॉड, तो उसका जो मास है वो उसके लेंथ के रेशियो में बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर मैं इसको M मानूं तो इसको 2M मानना पड़ेगा। अच्छा इसका सेंटर मास कहीं यहाँ पे होगा इसके बीचों बीच। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मैं L/2, 0 लिख सकता हूँ। सिमिलरली इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, 0, भाई यहाँ से अगर अगर ये टोटल, देखो ये टोटल 2L है, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ कितना होगा, L। इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के मेरे पास दो पॉइंट मासेस बने, दो पॉइंट मासेस बने और दोनों का मुझे मास पता है और दोनों का सेंटर सेंटर मास पता है। तो देखो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर मास अगर मुझे निकालना है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं कहूँगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इस तरीके से है ना। मान लेते हैं कि ये m1 है, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 2m, और उसका पोजीशन ऑफ सेंटर मास x वाला कितना है, 0, प्लस दूसरा मास m है और इसका पोजीशन है L/2 डिवाइड बाई टोटल मास कितना, 2m प्लस m। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, m तो m से गया, ऊपर आएगा L/2, नीचे आएगा 3, तो टोटल टोटल कितना बन जाएगा, L/6। सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास पूछा तो m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m1 कितना है, 2m, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, L, प्लस दूसरा मास है m, और उसका कोऑर्डिनेट कितना है y वाला, 0, डिवाइड बाई टोटल मास कितना, 3m। तो ये कितना हो जाएगा, 12/3। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास आएगा, XCM और YCM, ये जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, L/6, 12/3। और ये क्वेश्चन भी आपका मेंस का ही है, पूछा हुआ है, PYQ है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये करते हैं हम, बड़ा ही मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन, जेईई मेंस 2019 का है ये, 2019। वैसे दिखने में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था ये, ऐसा लग रहा था कि ये रोटेशन का क्वेश्चन है और टॉर्क वगैरह बैलेंस करना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि an L shaped object made of thin rods
ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है ऐसा बोल रखा है, ठीक है। एल से ऑब्जेक्ट है, इफ ए बी बराबर बी सी, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल है, ऐसा इन्होंने बोला है। जैसे ही ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हुआ, वैसे ही एक बात मैं फॉर श्योर समझ सकता हूँ कि अगर इसका मास m हुआ तो इसका भी मास m ही होगा, है ना। एंड द एंगल मेड बाय ए बी विद डाउनवर्ड वर्टिकल इज थीटा देन। अच्छा, इसमें ये वाला एंगल इन्होंने पूछा है कि कितने एंगल पर रुकेगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप टॉर्क बैलेंस से भी कर सकते हो जब रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तब, लेकिन उसके पहले एक बड़ा ही मतलब समझो कि ट्रिक सा समझ लो इसको, कि अगर आपको ये वाली बात पता होती ना तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को बता सकते थे। भाई अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से लटका दिया, तो लटकाने के बाद जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है ना, उसी लाइन पर कहीं ना कहीं लोअर मोस्ट पॉइंट पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये अजीब सा एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अगर मैं इसको इस तरीके से लटका दूं, तो इस पूरे अरेंजमेंट का जो सेंटर मास होगा ना, वो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसी वर्टिकल लाइन में लाई करना चाहिए। जहां पे पिन किया, जहां पे हिंज किया, जहां पे बांध रखा है, इसी के नीचे ही अपना सेंटर ऑफ मास लाई करता है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो बात बन जाएगी। तो देखो, इसको अगर आप एक्सटेंड करो तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होना चाहिए यहाँ, ठीक है। और देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि एंगल कितना बनना चाहिए, पर मुझे अगर इसी रॉड को मैं थोड़ा सा घुमा के रख दूं, थोड़ा सा घुमा के रखने का मतलब देखो क्या है, अगर इसी को मैं ऐसे घुमा के रख दूं, अच्छा ऐसे करूंगा तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, चलो इसी को एक काम करते हैं हम, बेंड करते हैं इस टाइप में। देखो एल शेप एक सिस्टम है, मैंने बस उसको ना ऐसा बना के रख दिया बस, इस टाइप से। अच्छा मुझे बताओ कि अगर एक ऐसा सिस्टम होता और मैंने आपसे पूछा होता कि इसका सेंटर मास कहाँ पे लाई करेगा, तो आप क्या बताते? आप कहते कि सर एक काम करते हैं, अपन ना इसी को ओरिजिन मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ले लो, इसको एक्स एक्सिस। ऐसे में जो इस सिस्टम का इस वाले मास रॉड का सेंटर मास है वो यहाँ होगा, और इस वाले का इसके बीचों बीच। इसका सेंटर मास का लोकेशन क्या होगा? एल कॉमा L/2। और इसके सेंटर मास का लोकेशन क्या होगा? L/2 कॉमा 0। कैसे भाई? ये टोटल लेंथ L है, तो मिड पॉइंट आएगा ना L/2, तो ये M मास है, ये M मास है, और ये भी M मास है। तो मेरे लिए कुल मिला के एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें दो मासेस हैं, जिसमें दो मासेस हैं, और दोनों का वैल्यू मुझे पता है और कोऑर्डिनेट मुझे पता है। एक यहाँ पे रखा है, दूसरा यहाँ पे रखा है, ये M है और ये भी M है। इसका L कॉमा L/2 है और इसका L/2 कॉमा 0 है। अब एक्स सी एम वाई सी एम पता कर लो भाई। एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर मास कैसे आएगा? एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1, दोनों का मास सेम है ना, m1, इसको m1 मान लो, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाई टोटल मास। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 + 1/2 3/2, तो ये बन जाएगा 3L/4। क्या बनेगा? 3L/4। सिमिलरली अगर मैं इस सिस्टम का y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास पता करना चाहता तो ये बन जाता है m इंटू m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 डिवाइड बाई m1 प्लस
m2। ऐसे में ये बन जाएगा L/4। तो हमने क्या पाया कि ये जो अपना सिस्टम है, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं इस वाले पोजीशन पर है, जिसका ये वाला लेंथ आया है 3L/4, जबकि ये वाला लेंथ आया है L/4। तो मुझे बताओ, ये जो लाइन ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, अगर मैं इसको एंगल थीटा मान लूँ तो tan थीटा कितना लिखोगे? आप लिखोगे कि सर tan थीटा बराबर होगा L/4 डिवाइड बाई 3L/4। तो क्या बन जाएगा 1/3। अब देखो भाई, अगर इस रॉड को, इस वाले रॉड को, इस वाले सिस्टम को जब आप हिंज करोगे, लटकाओगे, जैसे ये वाला कंडीशन देखो, ये तो सेंटर मास यही तो आएगा। और ये जो सेंटर मास है ना, ये वाला लेंथ हमने कितना निकाला 3L/4, और ये कितना निकाला L/4। तो ये एंगल कितना बना tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। अगर एक प्रॉपर्टी आपको पता होती कि सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट के जस्ट नीचे ही लाई करेगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही।